हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 टू 12 तक के हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर किया गया है। आज का टॉपिक सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, अध्याय 13 विषय विस्तार के बारे में देख लेते हैं। यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो महापाषाणिक यानी मेगालिथिक, राज्य का बनना और सभ्यता का उदय, 3 आरंभिक राज, पांड्य राजवंश, चोल राजवंश, चेर राजवंश और सामाजिक वर्गों का उदय, इन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले महापाषाणिक यानी मेगालिथिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनकी जानकारी हमें उनकी यथार्थ बस्तियों से नहीं बल्कि उनकी कब्रों से मिलती है। बस्तियों की जो जानकारी है बहुत ही कम मिलती है, तो उनकी कब्रों से हमें उनके यथार्थ की या उनके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है, जो महापाषाण कहलाती है। और इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से, इनके कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर बल्कि उनके साथ मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। इन वस्तुओं से हमें उनके जीविका के स्रोतों का आभास होता है, ज्ञान होता है। हमें उनके वर्णाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े और हंसिया मिले हैं जो सभी लोहे के बने हुए हैं। इन कब्रों में कृषि के औजार कम मिलते हैं तथा शिकार के हथियार अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते थे, परंतु उनका जमाव पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जा सकता है। 1000 ईस्वी पूर्व अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित चोल, पांड्य, केरलपुत्र यानी चेर शायद जो है भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोग मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में रखकर गड्ढों में दफनाते थे। महापाषाणिक लोग धान और रागी उपजाते थे। उनकी कृषि बहुत ही कम भाग पर होती थी, यानी कम क्षेत्रों में होती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तुलना चेर, चोल और पांड्य। जो क्षेत्र है, चेरों का केरल या कावेरी नदी है, चोल का आंध्र प्रदेश या पेनार व बेलार नदी, और पांड्यों का तमिलनाडु या कावेरी व ताम्रपर्णी नदी। अवस्थिति क्या है तो चेर कोचीन व मालाबार क्षेत्र में, चोल तंजावुर व तिरुचिरापल्ली में, और पांड्यों का जो अवस्थिति थी वो थी तिरुनवेली व रामनाथपुरम। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चेर का पर्वतीय देश। ठीक है, शाब्दिक अर्थ चेर का पर्वतीय देश, चोल का नया देश और पांड्यों का प्राचीन देश। प्रशासनिक राजधानी चेर का वंजी या कुरुयूर। ठीक है, चोलों का उदयपुर और पांड्यों का मदुरै। समुद्री राजधानी चेर का जो है मुजरेस, चोल का पुहार या कावेरीपट्टनम और पांड्यों का कोरकई। प्रथम शासक, देखिए, चेर का उदयन जेरल, चोल का उर्वह पहरे और पांड्यों का नेडियोन। प्रथम उल्लेख चेरों का जो है, चेर जो है इनका प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, चोल का अष्टाध्यायी में और पांड्यों का इंडिका में। उपनाम, तो देखिए, चेर जो है इनका सबसे प्राचीन राज। ठीक है, इनका जो उपनाम है सबसे प्राचीन राज, चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राज और पांड्यों का दक्षिणी राज। शाब्दिक अर्थ चेर का पर्वतीय देश, चोल का नया देश और पांड्यों का प्राचीन देश। तो इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है चेर, चोल, पांड्यों के बारे में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज का बनना और सभ्यता का जो उदय है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ये लोग जो थे ऊंची भूमि से उर्वरा नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया। ये लोग ऊंची भूमि से उर्वरा नदी, जो उर्वर नदी घाटी था, यहां पे आए, उर्वर क्षेत्रों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों को ये लोग कृषि योग्य बनाए। अनेक व्यापारी, विजेता, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप के छोर तक पहुंचे।
उनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाणिक लोगों का जो है संपर्क हुआ। संपर्क से प्रेरित होकर इन्होंने जो है धान रोपाई की परिपाटी अपनाई, अन्य के गांव और नगर बसाए, ठीक है, तथा याद रखिएगा उनके मध्य सामाजिक वर्ग बन गए। तो इस तरह से इनका विकास होता गया। उत्तर और सुदूर दक्षिण, देखिए तमिलकम या तमिस्कम कहलाता है। उत्तर और जो सुदूर दक्षिण था इसे तमिलकम या तमिस्कम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? तमिलकम या तमिस्कम। दक्षिणा पथ यानी दक्षिण को जाने वाला रास्ता उत्तरी क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे, अनेक रत्न प्राप्त होते थे। आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदी ज्ञात थी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी ज्ञात थी। चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी योगदान था। ठीक है, और यहां पे जो है अनुश्रुतियों के आधार पर तीनों परिषदों या संगमों का जो विवरण है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम जो स्थान है संगम का, मदुरै, अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त, ठीक है, और सदस्य संख्या 549, संरक्षक शासकों की संख्या 89, प्रस्तुत लेखक 4499, संगम अवधि 4400, प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा अगस्त्यम यानी जो प्रमुख रचनाएं था अकट्यम, मधुनरै, परिपादल, मधुकुरकु। इसके बाद इनमें से कोई भी जो है अभी जो है उपलब्ध नहीं है। और एक और था कलरिया वीरय। द्वितीय जो संगम था कहां पर हुआ था? तो कपाटपुरम में, अलवय में। अध्यक्ष थे तोलकापियम, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य, सदस्यों की संख्या 49, संरक्षक शासकों की संख्या 59, प्रस्तुत लेखक जो है 3700, संगम अवधि 3700। प्रमुख रचनाएं हैं अक्टियम यानी अगस्त्यम, तोलकापियम, मापुराणम, ठीक है, इसे नुनुकम या भूत पुराणम, कली, कुरुक, वेनादली, इसके बाद है वालमलय, और इनमें से केवल जो है तोलकापियम अभी जो है उपलब्ध है। तृतीय जो संगम हुआ था उत्तरी मदुरै में, और अध्यक्ष कौन थे? नकीरर थे, सदस्यों की संख्या 49, संरक्षक शासकों की संख्या 49, प्रस्तुत लेखक 449, और संगम अवधि जो है 1850। प्रमुख रचनाएं जो है कुरुन थोकै, थोड़ा नाम अजीब टाइप का है, एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद नेदुन थोकै, एनकुरुनूर, नत्रिनई, पद्रेतुपतु, नूत्रमेवथु, परिपादल वरी, पेरिसय, सितारी से, और इनमें से भी अधिकांश नष्ट हो गए हैं, तथापि अवशिष्ट सभी तमिल साहित्य इसी संगम से संबंधित हैं। तो नाम जो है एक बार देख लीजिएगा, ये तमिल साहित्य है तो नाम थोड़ा सा तमिल टाइप का है। 3 आरंभिक जो राज्य हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय, देखिए जो भारतीय प्रायद्वीप है इसका दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है 3 राज्यों पांड्य, चोल और चेर में विभक्त था। तो सबसे पहले पांड्य राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पांड्य राज का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उसने कहा है कि उनका राज जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन यानी पुराना प्रदेश है। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगास्थनीज पांड्य राज का उल्लेख माबर नाम से किया है। पांड्य राज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें अनुमानतः तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै जिला शामिल है। इसकी राजधानी मदुरै में थी। तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम नाम से विख्यात है पांड्य राजाओं का जो है उल्लेख है। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह कार्प यानी एक प्रकार की मछली था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रमुख शासक इसमें जो थे इस मतलब कि जो ये जो राजवंश था इसके जो प्रमुख शासक थे नेडियोन, समय 210 ईस्वी। पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ लंबा आदमी है। नेडियोन ने पहरुली, ठीक है, पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई, परंतु इसकी ऐतिहासिक
कह सकते हैं जो इसका साक्ष्य जो है, ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है पल्सा लेमुदुमी। पल्सा लेमुदुमी और इस पांडे वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो है माना जाता है। पलसाले का अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला, ठीक है, और इसने अनेक यज्ञ किए तथा महेश्वर की जो है इसने उपाधि धारण की। इसके बाद है नेडुजेलियन। नेडुजेलियन यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का जो प्रसिद्ध युद्ध याद रखिएगा तलयालंगानम का युद्ध था। नेडुजेलियम के समय का जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वो था तलयालंगानम युद्ध। तलयालंगानम का जो युद्ध है ये 290 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयी होने के कारण नेडुजेलियन बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चोल व चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को जो है पराजित किया। याद रखिएगा। यहां पे देख सकते हैं संगम जो युग है और किस तरह से ये विस्तृत था। ये आपका जो है कृष्णा नदी है, ये इधर जो है अरब सागर है, ये कावेरी नदी है, ये जो है आपका चोल है, ठीक है, और ये यहाँ का जो देख सकते हैं ये बाघ है, इसके फ्लैग का इस पे बाघ अंकित है। ये कांची है, पोडुके है, इधर बंगाल के खाड़ी है। इसके बाद देखिए नीचे आइएगा तो इधर चिदम्बरम है, श्रीरंगम है, कावेरी पत्तनम, नागपत्तनम, ठीक है, ये है आपका उरैयूर, ये करुयूर, पेरियार नदी ये है, ये मदुरै है। इधर ये पांडे है, पांडे का जो फ्लैग है, जो प्रतीक चिन्ह है आप देख सकते हैं मछली है, और इधर जो चेर है इसका जो मतलब कि इसके फ्लैग पर जो चिन्ह अंकित किया गया है वो धनुष है। तो आप देख सकते हैं, याद रखिएगा प्रतीक या सिंबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसी युद्ध में उसने चेर शासक से यानी हाथी की आंख वाला को जो है बंदी बनाकर पांडे राज के बंदी गृह में डाल दिया। इस विजय के पश्चात इसने तलया लंगानम की जो है उपाधि धारण की। तलया लंगानम प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरै कांची में नेडुजेलियन जो है इसके कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो मदुरै कांची में किसका, नेडुजेलियम के कुशल शासन का जो है विवरण मिलता है, प्राप्त होता है। इसके साक्ष्य वहां जो है अंकित हैं। वह कवियों और विद्वानों का संरक्षक था। नकीरर व मामुंडी मरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को मृत्यु दंड दिया गया था। इसके बाद है वेरीवर्सेलियम, ठीक है, वेरीवर्सेलियम का कोरकई। ठीक है, नेडुजेलियन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कोरकई सिंहासन पर बैठा। इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी। किसको, इसकी मृत्यु कैसे हुई, भित्ति चित्रों को देखते हुए, इसीलिए इसे चित्र मरदत्रु विजयवरम के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बाद है नली व कोडन। नली व कोडन यह संगम युग का अंतिम पांडे शासक था। इसका प्रमाण नतनार की कविता में मिलता है। पांडे राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। इसने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। इसके बाद चोल वंश की शुरुआत। चोल राज थे मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी कोरोमंडल कहलाता था। यह पेनार और वेलारू नदियों के मध्य में पांडे राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो था उरैयूर था, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश का जो राज चिन्ह था वो था बाघ, याद रखिएगा टाइगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर बात करें तो जो प्रमुख शासक हुए इस वंश के, पहला है उर्वहर परे या इलन जेतचेनी। थोड़ा नाम देख लीजिएगा, उर्वह परे या इलन जेतचेनी। यह चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसकी राजधानी उरैयूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक उसने जो है वहां पर शासन किया। इसके बाद है करिकाल। चोल राजाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ होता है पांव जला व्यक्ति। करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। करिकाल ने पुहार यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना की तथा अपनी राजधानी उरैयूर से जो है कावेरी पट्टनम जो है स्थानांतरित कर दी। याद रखिएगा।
शिल्पाधिकारम में करिकाल की पुत्री आदिनंदी के विषय में सूचना मिलती है। आदिनंदी का विवाह चेर राजकुमार आतन अति के साथ हुआ था, जिसकी मृत्यु कावेरी नदी में डूबकर हुई थी, परंतु आदिनंदी ने अपने सतीत्व से इसे पुनर्जीवित कर दिया था। करिकाल ने पुहार की स्थापना की ओर कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया और इसका निर्माण 12,000 गुलामों से करवाया गया, जिसे कह सकते हैं श्रीलंका से बंदी बनाकर इन गुलामों को लाया गया था। तो करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध को बनवाया और इसका निर्माण 12,000 गुलामों से करवाया और ये गुलाम श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए थे। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है, जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उसका गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह बहुत विशाल था। इसके बाद है पेरुनरकिल्ली। पेरुनरकिल्ली यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसी ने राज सूर्य जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसके बाद है सेनगड़ान। सेनगड़ान इसके विषय में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। इसने अपने संपूर्ण राज्य में शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। कलिवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कणैकाल को पराजित करके बंदी बना लिया था, परंतु चेर राजा के मित्र पोप गए इसने चोल विजेता की प्रशंसा कर चेर राजाओं को मुक्त करा लिया। ठीक है, पोप गए, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए, चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। इनके पास कुशल नौसेना भी थी। इसके बाद है चेर राजवंश। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य की सीमा में प्रवेश करके अपना राज्य का विस्तार किया। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। संगम कालीन राज्यों में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक के बृहद शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका अर्थ पर्वतीय देश है। चेर राजा चेरलतन पर्वतीय देश के स्वामी कहलाते थे। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। क्या था? धनुष। प्रमुख शासक जो हुए, पहला था उदयनजरेल। देखिए, उदयनजरेल यह प्रथम चेर शासक था, जिसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था और इसी कारण इसे इन्हें महाभोज उदयनजरेल के उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद है नेदुनजेरल आदन। इसके बारे में देख लेते हैं। इसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि अधिराज्य थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इसका चोल शासक इलेनजेती चेनी से संघर्ष हुआ था। संघर्ष के दौरान दोनों राजाओं की मृत्यु हो गई और इनकी रानियां सती हो गई। नेदुनजेरल आदन के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण आयाम था, परंतु व्यापार में कदम्बो नामक जनजाति बाधा उत्पन्न करती थी, जिसका इन्होंने दमन किया था। इसके बाद कुटवन है। नेदुजेरल आदन के छोटे भाई कुटवन ने कोन्गू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। सेंगुटवन यानी धर्मपरायण कुटवन लगभग समय है 180 ईस्वी। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा शासक सेंगुटवन था, जिसे लाल या भला चेर कहा जाता था। तो सेंगुटवन को लाल या भला चेर कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी तथा चेर राज में पाटनी यानी पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कणगी पूजा भी कहा गया है। इसे कौन सी पूजा? तो कणगी पूजा कहा गया है, याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम के अनुसार अगर बात करें तो पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य एवं चोल शासकों के साथ साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। चेर राजा ने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया तथा कदम्बों का विनाश किया। उसके पश्चात इसने कदल पिकोतीय यानी समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है पेरुनजेरल इरपोरई, समय 190 ईस्वी का है। यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदि गैमान
नडुमान अंजी तगडूर शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती जो है प्रारंभ की थी। इसके बाद है कुड कोइल जेरल इरपोरई। कुड कोइल जेरल इरपोरई यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। ये तीनों राज्य अपने सांस्कृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से अत्यधिक जो है लाभ उठाते रहे। ये मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी विश्व में बहुत डिमांड थी। उन्होंने अपने हाथियों से दांत मिलते थे, जो पश्चिम में बहुत मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती और खानों से रत्न प्राप्त होते थे तथा इन दोनों वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी देशों में अत्यधिक मात्रा में होता था। इनके अतिरिक्त वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। कहा जाता है कि उनका जो सूती का कपड़ा था वो सांप के केंचुल जैसा पतला होता था। उरैयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून का सटीक अनुमान होने लगा, तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला। धन और तलवार, इसके बारे में देख लेते हैं। जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनसे पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था, आवाजाही शुल्क वसूल किया जाता था। युद्ध और राज व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय थी। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी, कृषि की जाती थी। कावेरी डेल्टा के विषय में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च, हल्दी की उपज होती थी। किसानों से वसूले गए करों से राज अपनी सेना रखता था। सेना में बैल जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से जो है मंगवाए जाते थे। इसके बाद कुछ शब्द और इनके जो अर्थ हैं याद रखिएगा। वरियम का अर्थ था क्षेत्र की उपज के दृष्टि से लिए जाने वाला कर, यानी वरियर, वरियम वसूलने वाला अधिकारी। कराई भू राजस्व या लगान, जिसका उपज का 1/6 भाग था। ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। इसके बाद इराई, सामंतों के द्वारा दिए जाने वाला कर या युद्ध में लूटे गए माल में राज्य का हिस्सा। इसके बाद है इरावू, जबरन लिए जाने वाला उपहार। उल्गू या संगम, सीमा शुल्क को मारकर राज्य की आय का यह दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। इसके बाद है कड़मई या पाडू वडू, राजा को दिए जाने वाला यह शुल्क होता था। माँ व बेली ये भू माप की इकाई थी और कलम अनाज के तौल की इकाई थी। इसके बाद सामाजिक वर्गों का जो उदय है, देखिए तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। अत्यधिक ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्ण पारितोषिक पाते थे। पारितोषिक याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को जो है कितना 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से जो है पुरस्कृत किया था। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नगद भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए जाते थे। याद रखिएगा, क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु योद्धाओं का वर्ण राज व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था। जो योद्धाओं का वर्ग था, राज व्यवस्था और समाज का यह महत्वपूर्ण अंग था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद पर वलाल या धनी किसान रखे जाते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। बलाल चौथी जाति में आते थे। कृषि में लगे हुए व्यक्ति बलाल के नाम से जाने जाते थे। राज्य की अधिकांश भूमि पर इन्हीं का अधिकार था। इनका प्रमुख बेली कहा जाता था। इनका जो प्रमुख था इन्हें बेली कहा जाता था। पेरियार लोग खेतिहर मजदूर थे, परंतु पशु की खाल या चर्म का काम करते थे तथा चटाई के रूप में उनका जो है ये प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए संगम काल की जो क्षेत्रीय विविधता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है जो टिनाई क्षेत्र है, क्षेत्र जो है नेथल तटीय क्षेत्र। प्रेम यानी आगम मछुआरों की पत्नियों का अलग होना, और पूरम यानी युद्ध, अस्थायी पारंपरिक युद्ध। जाति पटदावर यानी मछुआरे, और देवतागण इसके जो थे वरुण और काडलण। ठीक है, काडलण। मुलय वन प्रदेश क्षेत्र है। प्रेम यानी आगम
संक्षिप्त विरह काल, ठीक है। इसके बाद जो युद्ध है या पूरम जो है छापामार युद्ध प्रणाली इसमें इनमें विकसित थी। जाति ये कोयम्बर यानी चरवाहा थे और इनके जो देवता थे कृष्ण तिरुपल मेयन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र है तीसरा, कुरुंची कृषकों के निवास क्षेत्र, विवाह पूर्व प्रेम इनका आगम था और जो युद्ध था पशुओं की लूट। और जाति कुरुवर यानी शिकारी प्रकार की, देवतागण इनके जो थे मुरुगन थे, सुब्रमण्यम, स्कंद, कार्तिकेय और सेयन। इसके बाद है मरुदम। देखिए मरुदम यानी याद रखिएगा मैदानी उपजाऊ भूमि इनका क्षेत्र था और इनका जो आगम था यानी प्रेम जो था विवाहेतर प्रेम था। इनका जो युद्ध था घेराबंदी प्रकार का युद्ध था। जाति उलवर यानी कृषक और देवता सेनन इंद्र। पालय नेक्स्ट क्षेत्र जो है पालय मरुस्थलीय भाग और इनका जो प्रेम था प्रेमियों का लंबा विरह। पूरम यानी युद्ध, ये अग्नि दहन और विध्वंसक प्रकार के युद्ध करते थे। जाति मारावर यानी योद्धा और इनके देवता दुर्गा और कोरारवय। ब्राह्मण संस्कृति का जो आरंभ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राजा वैदिक यज्ञ करते थे, जो राजा थे वो वैदिक यज्ञ करते थे। वेदानुयायी ब्राह्मण लोग शस्त्रास्त्र करते थे, शस्त्रार्थ। परंतु पहाड़ी प्रदेशों के जो लोग थे इनका मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्य काल में सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम कहलाने लगे थे। तमिल भाषा और संगम साहित्य के बारे में अगर बात करें तो ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे। उनमें 8,598 कवि जुड़े और 197 पांडे राजा उनके संपोषक थे। क्या थे? संपोषक, यानी इन्हें पालते पोसते थे, इनके ये मतलब कि अधीन थे। इन सम्मेलनों में रचित संगम साहित्य लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए। देखिए संगम काल को सामान्यतः 2 समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकणकु यानी 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें 8 पद संकलन और 10 ग्राम्य गीत से संबंधित है। उपदेशात्मक ग्रंथ किलकणकु यानी 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोल्कापियम कहलाता है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। तोल्कापियम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां प्रमुख है। तमिल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं सदी के आसपास हुई है। पहला महाकाव्य तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम कह सकते हैं, जो पहला महाकाव्य है तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है। कोवलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कनगी की उपेक्षा करके कावेरी पट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। शिल्पाधिकारम का रचयिता संभवतः जैन था, जो तमिल देश के सभी राज्यों को कथा स्थल बनाना चाहता था। दूसरा महाकाव्य मणिमेखले मदुरै के एक वणिक यानी बनिया के द्वारा लिखा गया है, जो अनाज का व्यापार करता था। इसमें कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या के साहसिक जीवन का जो है वर्ण किया गया है। याद रखिएगा 10 ग्राम काव्य जो है इनकी जो रचनाएं, रचनाकार और संरक्षक जो है याद रखिएगा। देखिए पेरुम नात्रुपदई रुद्रन कन्नानार रचनाकार है, संरक्षक है। टोडेमान इलाइडिरन कांची शासक। इसके बाद आप देख सकते हैं नेडुन वदई है, पतिन पलाई है, मधुर काई कांची है, सिरुपान त्रुपदई है। तो नाम थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है तमिल है, तो एक बार खुद से अभ्यास कीजिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक का नाम था इलांगो। सेकंड प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। याद रखिएगा जो तिरुकुरल है इनका जो विवरण है बताइए। तिरुकुरल का वो है आपका नीति शास्त्र। तोल्कापियम जो है, तोल्कापियम का जो संबंध है व्याकरण से है। शिल्पाधिकारम का जो संबंध है वो है आपका प्रेम कथा से। मणिमेखले का वणिक कथा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम कहां पर हुआ था? तो सही जवाब है मदुरई में, यानी सी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने, तो पांडे वंश के राजा ने रोमन राज्य में एक दूत ईस्वी पूर्व में भेजा था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर है, संगम कालीन साहित्य में को एवं मनोरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगम कालीन साहित्य में को एवं मनोरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा। पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांडे राज की जो जीवन रेखा नदी थी वो वेंगी नदी थी। प्रश्न संख्या 8 है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।